गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको बताया था कि हम बीमार क्यों होते हैं, ये पाठ पढ़ाया गया था, जिसमें हमने रोग बताया था कि रोग जो होते हैं दो प्रकार होते हैं। एक जन्मजात रोग होता है, दूसरा जो है उपार्जित रोग होता है। तो हमने जन्मजात को 3 भागों में बताया था, जिसको हमने बताया था कि जीन में उत्परिवर्तन द्वारा अगर किसी प्रकार का जीन में परिवर्तन होता है तो उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया और वड़ंदता। दूसरा हमने बताया था असमानताओं द्वारा, मतलब गुणसूत्र, जो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, अगर गुणसूत्र में किसी प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं तो उससे भी क्या होता है, रोग होता है। तीसरा हमने बताया था वातावरणीय कारकों द्वारा, जैसे अगर वातावरण, जैसे बहुत लोगों को जन्म के समय देखते हैं बच्चों को आप लोग कि उसमें क्या होता है, ओट कटा होता है जन्म से, या किसी में आप देखते हैं कि क्या होता है, तालु, मतलब तालु लगा होता है जिससे वो शुद्ध रूप से या सामान्य रूप से बोल नहीं पाते हैं। तो पहला रोग हमने बताया था जन्मजात रोग। अब इसके अंतर्गत हमने बताया था कि कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे एल्केप्टोन्यूरिया है, फिनाइलकेटोन्यूरिया है, उसके बाद दांत कोशिकाएं हैं और आरुधिर छीड़ता है, हीमोफीलिया और वड़ंदता। लेकिन 9th में आपको 2 रोग का नाम याद रखना है। नंबर 1 जो है वड़ंदता है और नंबर 2, जैसे जन्मजात रोग में आपको 2 रोग पढ़ना है तो आपको लिख देना है रोग 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, उस दिन हमने बताया था आप लोगों को कि जीन में, नंबर 1 जीन में उत्परिवर्तन द्वारा होने वाले रोग। अब इसको हमने कितने भागों में बांटा है, कई भाग होते हैं, लेकिन आपको मात्र 9th में 2 रोगों का नाम पढ़ना है। नंबर 1 जो है वड़ंदता और नंबर 2 है हीमोफीलिया। मतलब आपको जन्मजात रोग को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है जीन में उत्परिवर्तन द्वारा, जिसमें आपको हमने बताया कि वैसे तो कई रोग होते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया होता है, फिनाइलकेटोन्यूरिया होता है, दांत कोशिकाएं होते हैं, लेकिन ये सब आपको 12 में पढ़ना है। आपको 2 रोग पढ़ना है, एक वड़ंदता और नंबर 2 हीमोफीलिया। अब जैसे वड़ंदता, हमने उस दिन बताया था कि अगर वड़ंदता रोग किसी व्यक्ति में होता है तो वो क्या होते हैं, लाल और हरे में भेद नहीं कर पाते हैं। तो वही आपको हमने आज भी बता रहे हैं। दूसरा हीमोफीलिया हमने बताया था कि अगर हीमोफीलिया किसी में होता है तो उसमें क्या होता है, रुधिर क्षीणता, मतलब रुधिर कहीं कट जाने पर या चोट खा जाने पर उसमें क्या होता है, घाव की पूर्तियां नहीं होती हैं, रुधिर हमेशा बहता रहता है। तो वो लक्षण किसमें आता है, हीमोफीलिया में आता है, और वड़ंदता में आता है कि लाल और हरे में भेद नहीं कर पाते हैं। तो जैसे पहला एक है वड़ंदता, जिसकी खोज, तो वड़ंदता सभी लोग पढ़ भी चुके, बताया भी गया है आप लोगों को। तो वड़ंदता, अब वड़ंदता की खोज अगर कोई पूछता है, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए वड़ंदता रोग। अब वड़ंदता रोग जो है इसकी खोज वैज्ञानिक किसने किया था, हाँ, वैज्ञानिक होर्नर ने सर्वप्रथम, वैज्ञानिक होर्नर ने सर्वप्रथम किया था इस रोग को प्रोटॉन दोष या फिर डाल्टोनिज्म भी कहते हैं।
मतलब वड़ंधता रोग जो होता है इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया था? वैज्ञानिक हॉर्नर ने सर्वप्रथम किया था। और इसे किस सन में अगर कोई पूछता है तो 1876 ईस्वी में किया था। हॉर्नर वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में किसका खोज किया था? वड़ंधता रोग का खोज किया था। और इस रोग को क्या कहते हैं? एक प्रोटॉन दोष भी कहते हैं और या फिर डाल्टोनिज्म कहते हैं। मतलब इसको 3 रोग के नाम से हम जानते हैं। अब जैसे अगर कोई पूछता है कि वड़ंधता रोग उदाहरण, तो वड़ंधता रोग के उदाहरण आपको देना है। तो इसमें वड़ंधता में मान लीजिए गुणसूत्र सभी लोग जानते हो कि महिलाओं में XX पाया जाता है और पुरुषों में XY पाया जाता है। तो ये गुणसूत्र किसका होता है? माता का गुणसूत्र होता है। माता का ये गुणसूत्र किस में पाया जाता है? माता में पाया जाता है। और ये गुणसूत्र किस में पाया जाता है? पिता में पाया जाता है। अब इसमें क्या है, मान लीजिए कि पिता जो है क्या है? वड़ंधता। जैसे हमने एक गुणसूत्र को आपको देखा कि गोले में दिखाया गया है, तो ये प्रतीक होता है कि अगर हम गोले में कर दिए तो इसको हमने मान लिया कि अगर ऐसा गोला दिखाई देता है तो वो क्या होता है? वड़ंधता होता है। तो यहाँ पर ये पिता क्या है? वड़ंधता है। वड़ंधता। और ये माता क्या है? सामान्य है। तो सामान्य माता और वड़ंधता पिता। अगर ऐसे माता पिता होते हैं तो उनके बच्चों में कैसा रोग होगा? तो इसको आपको क्रॉस करना है। तो जैसे आपने X को X से क्रॉस किया तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर X आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर X दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है? वड़ंधता से पीड़ित है। तो यहाँ पर आपको वड़ंधता का प्रतीक दिखाना होगा। दूसरा आपने क्रॉस किया यहाँ पर, तो सेकंड को सेकंड से आपने क्रॉस किया तो यहाँ पर क्या आ गया? X और Y आ गया। अब क्या है? फर्स्ट को आपने किससे क्रॉस किया? सेकंड से किया, तो यहाँ पर क्या आएगा? XY आएगा। सेकंड को आपने किससे किया? फर्स्ट से किया, तो यहाँ पर क्या आएगा? X और X आएगा। तो इस प्रकार, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वड़ंधता कौन था? पीड़ित पिता था, माता नहीं थी। लेकिन दूसरी पीढ़ी में आप देखते हैं तो यहाँ पर XX गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? पुत्री कहेंगे। यहाँ पर XY दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? पुत्र कहेंगे। यहाँ पर XX पुत्री और यहाँ पर क्या है? पुत्र। तो इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर आपको एक गोला दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? पुत्री किसकी वाहक है? वड़ंधता की वाहक हो गई। ये पुत्री क्या है? वड़ंधता की वाहक हो गई। तो इस प्रकार आपको क्रॉस करना रहता है कि अगर पिता में गुणसूत्र क्या है? वड़ंधता से पीड़ित है, तो वो किस में जाएगा? पुत्रियों में जाएगा। और अगर माता वड़ंधता से पीड़ित है तो वो किस में जाएगा? पुत्र में जाएगा। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस कहते हैं। ठीक। तो दूसरा, ये पहला उदाहरण आपका हो गया किसका? वड़ंधता का। दूसरा वड़ंधता का जो सेकंड उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपने देखा X, यहाँ पर X और Y। अब यहाँ पर आपने दोनों पर वड़ंधता पीड़ित दिखा दिया, तो ये क्या हो गया? मतलब वड़ंधता माता और यहाँ पर क्या लिखेंगे? सामान्य पिता। अब इसमें क्रॉस करेंगे तो अभी आपको बताया गया है, फर्स्ट को फर्स्ट से किया तो यहाँ पर क्या आएगा? X और X। लेकिन यहाँ पर X आपको क्या दिखाई देता है? वड़ंधता से पीड़ित दिखाई दे रहा है। दूसरा आपने क्रॉस किया X और Y, तो यहाँ पर X और Y आया, लेकिन ये भी पीड़ित है। तीसरा आपने क्रॉस किया तो यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर X और Y, यहाँ पर भी देखा। चौथा आपने क्रॉस किया, यहाँ पर X और X। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इनकी सभी संतानें किससे पीड़ित होती हैं? वड़ंधता रोग से पीड़ित होती हैं। अगर माता का दोनों गुणसूत्र वड़ंधता से पीड़ित है तो ऐसे दूसरी पीढ़ी में बच्चों को देखा जाएगा तो उसके चाहे लड़के हैं या लड़कियां हैं, सभी वड़ंधता रोग से पीड़ित होंगी। तो ये हो गया आपका वड़ंधता के उदाहरण।
अब दूसरा रोग आपका है, दूसरा जो है यहाँ पर पहला हमने बताया था कि जीवों में उत्परिवर्तन के द्वारा। अब दूसरा आपको लिखना है गुणसूत्र। दूसरा गुण सूत्र में उत्परिवर्तन द्वारा। अब इसमें हमने बताया था कि इसके अंतर्गत जो होते हैं क्या आता है, डाउन सिंड्रोम आता है, सिंड्रोम। नंबर 2 जो है हमने बताया था पटाऊ सिंड्रोम हो गया। नंबर 3 जो है एडवर्ड सिंड्रोम। और नंबर 4 जो है क्राई-डू चैट सिंड्रोम। ये 4 जो होते हैं वो अड़ंधता से आते हैं। मतलब गुणसूत्र, अगर गुणसूत्र मनुष्य के गुणसूत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम और क्राई-डू चैट सिंड्रोम, मतलब ये रोग जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, गुणसूत्र। और ये किस में आता है, जन्मजात रोग में आता है। अगला जो है हमने बताया है वातावरणीय। तीसरा जो होता है वातावरण में उत्परिवर्तन। तीसरा जो है वातावरण में परिवर्तन द्वारा। इसमें हमने बताया है कि क्या है, होठों का कटना और नंबर 2 तालु। तो होठ जो हमने बताया कि कुछ में क्या होता है कि जैसे होठ कटे रहते हैं, जन्म के समय जब बच्चे जन्म लेते हैं तब से ही उनका होठ कटा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होठों का कटना। वो किसके कारण होता है, वातावरण में परिवर्तन के द्वारा होता है। दूसरा हमने बताया तालु। अब तालु जो होता है, तारु जिसको कहते हैं, जैसे तार लगा होता है तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से बोल नहीं पाता है, तो जैसे जीभ को तार क्या करता है, मांसपेशियों की सहायता से पकड़ता है, जिससे वो आसानी से हर उच्चारण को पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, ताल। वो किसके अंतर्गत आता है, वातावरण में परिवर्तन में आता है, जो किसके अंतर्गत आता है, जन्मजात रोग के अंतर्गत आता है। तो ये 3 प्रकार जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, जन्मजात रोग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा भी हमने बताया था आपको हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया रोग। अब ये रोग जो है सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, ठीक, उनके पीढ़ी में हुआ था। तो ये रोग जो है, हीमोफीलिया रोग जो है महारानी विक्टोरिया की पीढ़ी में हुआ था सर्वप्रथम। और उन्हीं से क्या हुआ, जैसे उनकी पीढ़ी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे ये रोग क्या हुए, बढ़ते गए। तो इसमें हमने बताया था कि हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, रुधिर का स्राव नहीं रुकता है, चोट लगने पर घाव की पूर्ति नहीं होती है। तो इसमें भी क्या है, जैसे पहला उदाहरण हमने आपको दे रहे हैं कि जैसे माता का गुणसूत्र XX है और पिता का क्या है, XY है। अब हीमोफीलिया किस में है, H लगा है। H प्रतीक किसका होता है, हीमोफीलिया का होता है। तो यहाँ पर कोई हीमोफीलिया आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सामान्य माता लिखेंगे, और यहाँ पर आपको H दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया क्या हो जाएगा, पिता। अब इसमें आपको क्रॉस करना है कि जैसे इनकी पीढ़ी में हमें देखना है कि अगर पिता क्या हीमोफीलिया पीड़ित है और माता जो है सामान्य है, अब इनमें जो बच्चे जन्म लेंगे वो कैसा होंगे। तो यहाँ पर आप क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने क्रॉस किया तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर X लिखा है, इस पर कोई प्रकार का हीमोफीलिया आपको नहीं दिखाई देता है। लेकिन यहाँ गुणसूत्र में आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर X के ऊपर क्या लगा है, H लगा है। तो ये क्या है, हीमोफीलिया से पीड़ित हैं। तो जब माता और पिता के गुणसूत्र में क्या कराता है, संकरण कराता है या क्रॉस जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर X और यहाँ पर XX हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, XX किसको कहते हैं, माता को कहते हैं। तो माता मतलब पुत्री, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, पुत्री का निर्माण होगा, लेकिन वो क्या होंगे, हीमोफीलिया वाहक होंगे, हीमोफीलिया वाहक होंगे, क्योंकि यहाँ पर H आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा आपने क्रॉस किया X और X को, तो यहाँ पर आपने देखा कि इस पर किसी प्रकार का हीमोफीलिया आपको दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Y, तो यहाँ पर XY किस में पाया जाता है, पिता में पाया जाता है, इसलिए यहाँ किसका जन्म हो रहा है, पुत्र का। तो पुत्र क्या हो गया, सामान्य हो गया। दूसरा, अब यहाँ पर फर्स्ट गुणसूत्र को फर्स्ट से किया और सेकंड को सेकंड से किया। अब दूसरा आपको क्या करना है, फर्स्ट को किससे करना है, सेकंड से करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, X है, और वहाँ पर सेकंड क्या है, Y है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी हीमोफीलिया वाहक नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सेकंड को आपने किससे करना है, फर्स्ट से करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं X है और यहाँ पर X और H है, तो H लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, हीमोफीलिया वाहक हो जाएंगे। तो यहाँ पर पुत्रियाँ क्या होती हैं, हीमोफीलिया वाहक होती हैं, लेकिन पुत्र वाहक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 50% पुत्री जो होती हैं, 100% लिखा जाएगा, 100% पुत्री जो होती हैं हीमोफीलिया वाहक हो गई, और 100% जो पुत्र होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। इस प्रकार आपको उदाहरण दर्शाना रहेगा, हीमोफीलिया है या फिर वर्णनता है। तो हमने वर्णनता में 2 उदाहरण दिया था, इसमें भी पहला ये हो गया, और दूसरा उदाहरण आप मान लीजिए कि X और X, माता क्या है, हीमोफीलिया वाहक है, और पिता जो है सामान्य है। तो यहाँ पर हीमोफीलिया माता लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, सामान्य पिता लिखना है। अब इसमें आप क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर X और X, लेकिन ये क्या हो गया, हीमोफीलिया पीड़ित हो गई। दूसरा आप यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं XHY है, ये पुत्र भी क्या है, हीमोफीलिया पीड़ित है। तीसरा आपने क्रॉस किया, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सभी हीमोफीलिया से पीड़ित होते हैं। कब होते हैं, जब माता के दोनों गुणसूत्र, मतलब पूर्ण रूप से माता हीमोफीलिया वाहक है, तो उसमें क्या होगा, चाहे लड़का होगा या लड़की होंगे, सभी हीमोफीलिया से पीड़ित होंगे। तो यहाँ पर XX मतलब इसमें सभी में आपको हीमोफीलिया का प्रतीक दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर माता पूर्ण रूप से हीमोफीलिया पीड़ित होती है, तो उनके सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी क्या हो जाएंगे, हीमोफीलिया के वाहक हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका जन्मजात रोग। दूसरा जो रोग आप लोगों को बताया गया था, उपार्जित रोग। अब उपार्जित रोग जो होते हैं, हमने बताया था कि ये जन्म से नहीं होते हैं। जन्म के क्या होते हैं, ये रोग जन्म से नहीं होते हैं, जन्म के बाद होते हैं। तो जैसे कोई भी है बच्चा, जो क्या होता है, जब जन्म ले लेता है, और जन्म लेने के बाद में आप देखते हैं कि अनेक प्रकार की बीमारियां होती रहती हैं। कभी नहीं, कुछ नहीं हुआ, बुखार ही हो गया, जुखाम ही हो गया, ठीक, या अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो किस में होता है, उपार्जित रोग में होता है। तो ये क्या लिख सकते हैं, ये रोग जन्म से नहीं होते हैं, बाद में, जन्म के बाद में किसी कारणवश
कारणवश ये रोग दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 संक्रमण रोग। तो नंबर 1 क्या है? संक्रमक रोग, जिसे हम क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। और नंबर 2 जो होता है असंक्रामक रोग, जिसे हम क्या कहते हैं? असंचरणीय रोग कहते हैं। तो पहला जो हमने लिखा है संक्रामक रोग, जिसको हम क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। दूसरा जो होता है असंक्रमण रोग, जिसे हम क्या कहते हैं? असंचरणीय रोग कहते हैं। तो संक्रामक मतलब क्या होता है? जो क्या होते हैं? छुआछूत के द्वारा फैलते हैं, जैसे जुकाम है, बुखार है, तो ये सब क्या होते हैं? संक्रामक में आते हैं। और संक्रामक रोग जो होता है जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, इनके द्वारा जो होता है कौन सा रोग होता है? संक्रामक रोग होता है। अब जैसे कवक है, तो कवक से कौन सा रोग होता है? अब कवक जो है जैसे दांत, खाज, खजुली, ये सब जो होते हैं किससे होता है? कवक से होता है। प्रोटोजोआ से, जैसे अमीबिया पेचिस, या फिर क्या होते हैं पायरिया नामक रोग, तो ये सब रोग किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। अब प्रोटोजोआ जैसे पायरिया एक मनुष्य के है, वो आपके सामने बात कर रहा है, अगर उसका लार किसी द्वारा आपके मुंह तक पहुंचता है तो आप में भी पायरिया हो सकता है। तो ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। दूसरा जो होता है असंक्रामक रोग। अब असंक्रामक रोग जो होता है वो क्या होता है? छुआछूत नहीं होता है, जैसे एक व्यक्ति के है तो वो दूसरे व्यक्ति में नहीं हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग कहते हैं। अब जैसे संक्रामक रोग है, इसे जो है 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अगर कोई पूछता है तो इसको हम क्या कहेंगे? संसर्ग रोग। और नंबर 2 जो है असंसर्ग रोग। तो ये जो संक्रामक रोग होते हैं ये 2 प्रकार होते हैं। एक क्या होते हैं? संसर्ग, और दूसरा जो होता है असंसर्ग। तो जो क्या होते हैं? संसर्ग में क्या होता है? जैसे चेचक है, दाद है, इन्फ्लुएंजा है, खसरा है, कुष्ठ रोग है, ये सभी रोग किस में आते हैं? संसर्ग रोग में आते हैं। जो क्या होता है? ये रोग सामान्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं? संसर्ग रोग कहते हैं। जो असंसर्ग रोग होते हैं जैसे हैजा है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, तो ये सब रोग जो होते हैं किस में आते हैं? असंसर्ग रोग में आते हैं, जो क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से फैलते नहीं हैं। ठीक, तो ये 2 प्रकार होते हैं। कौन रोग? संक्रामक रोग। 2 प्रकार, एक संसर्ग और दूसरा असंसर्ग। दूसरा जो होता है असंक्रामक रोग। अब ये जो होता है ये निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ये रोग जो होता है, ये रोग निम्नलिखित प्रकार होते हैं। अब नंबर 1 जो है, जैसे आप क्षय रोग कहते हो, क्षय कारक रोग। दूसरा जो होता है अल्पता रोग। नंबर 3 जो होता है कैंसर
कैंसर हो गया। नंबर 4 जो है मानसिक विकार हो गया। नंबर 4 जो हो गया परतुजक रोग। ये 5-6 प्रकार होते हैं। तो जैसे क्षय रोग जो होता है सभी लोग जानते हो, जिसके अंतर्गत हृदय रोग आता है, ठीक। तो वो क्या होता है कि मिर्गी रोग है, मस्तिष्क रोग है। तो ये सभी किस में आते हैं? क्षय रोग में आते हैं। कहीं उनको मिर्गी हो गया, या उनका फेफड़ा दिक्कत है, या उनका हृदय में दिक्कत है। तो ऐसे क्षय रोग जो होता है, क्षय रोग हमने बताया था कि जैसे मिर्गी रोग है, हृदय रोग है, ये सभी मस्तिष्क रोग हैं, ये सभी रोग किसके अंतर्गत आते हैं? क्षय रोग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमने बताया है अल्पता रोग। जैसे अल्पता रोग जो होता है, जैसे आपके शरीर में आगे हमने क्या पढ़ाया था? विटामिन पढ़ाया था। अगर विटामिन की कमी से, जैसे क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो गई या विटामिन की कमी हो गई या फिर वसा या कार्बोहाइड्रेट, अगर इसकी कमी होती है और उससे अगर रोग उत्पन्न होते हैं तो वो सभी रोग किस में आते हैं? अल्पता रोग में आते हैं। तीसरा जो लिखा है कैंसर, ये रोग जो होता है जैसे शरीर की ऊतकों में किसी प्रकार की कमी होती है या असमानता, जैसे आपके शरीर में असमानता वृद्धि, जैसे हर अंगों का निर्माण एक समान रूप से नहीं हो पाता है, तो वो किस में बदलता है? कैंसर में बदलता है। जो चौथा है मानसिक विकार। अब मानसिक विकार में क्या होता है? जैसे पागलपन या हमेशा सिर दर्द होना, या फिर क्या होता है भ्रम, आपके मन में अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं, तो वो सभी किस में आते हैं? मानसिक विकार में आते हैं। अगला जो लिखा है परतुजक रोग। अब परतुजक रोग जो होता है, जैसे आपको फीवर हो गया या फिर किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है, जैसे क्या होता है शरीर पर दाने निकल आते हैं या खजुलाहट उत्पन्न होने लगता है, तो वो सभी रोग किस में आते हैं? परतुजक रोग के अंतर्गत आते हैं। अब इन रोगों के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। आगे विस्तृत वर्णन जो है वो आपको क्लास 12 में 9 के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, धन्यवाद।